नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये एसएससी फेज 13 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? तो मैं आपको साइंस के टॉप क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन टॉप क्वेश्चंस में कम करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की नंबर कम होगा, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, ध्यान से सुनना, इन्हीं क्वेश्चंस के लेकर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट जो है आपको पेपर में श्योर शॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है क्या? जितना भी एग्जाम होगा, जितनी भी शिफ्ट होगी, मैक्सिमम शिफ्ट में इस अकेले वीडियो से, ये सिर्फ वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, 15 मिनट का भी पूरा नहीं होगा, लेकिन यहां से आपको एग्जाम में श्योर शॉट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट को धागा खोल दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। किसी शुद्ध पदार्थ के पिघलने की प्रक्रिया के दौरान क्या स्थिर रहता है? ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द मेल्टिंग ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। देखना, ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है भाई साहब। इस अकेले जो क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों ने डुबकी मार दी है और डूब कर खत्म भी हो चुके हैं। तो समझना, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टेम्परेचर। सर, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है जब भी कोई चीज जो है हम लोग पिघलते हैं या फिर उसको जमाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसको आप बोलते हो गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो गुप्त ऊष्मा। चलो देखना, एक्चुअली में होता क्या है। सर, मेरे पास ये बर्फ का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने इस बर्फ के टुकड़े को गर्म करा, तो मैं देखूंगा कि सर ये पानी बन जाता है। ये पानी बन जाएगा, और सर इस पानी का भी टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? अच्छा सर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मैंने पॉट लिया है, एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा है, और इस पानी को मैं नीचे से टेम्परेचर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि सर पानी उबलना शुरू हो चुका है ना? पानी ने बॉइलिंग शुरू कर दी है, और ये बॉइलिंग हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुक रहा हूं, मैं और जो है इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 120 डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस का वेपर निकल कर जाएगा, या वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस का ही निकलेगा? तो आप लोगों को ध्यान देना है। सर, यहाँ पर और वहां पर दोनों जगह क्या होता है? टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। क्यों? क्योंकि सर 0 डिग्री पर बर्फ है, 0 डिग्री पर लिक्विड है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सर सॉलिड को अगर लिक्विड बनाना होगा, बर्फ को अगर पानी बनाना होगा, तो कुछ मात्रा में हल्का सा टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन सर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सर 0 डिग्री पर वो सॉलिड है, और 0 डिग्री पर ही वो लिक्विड है। इसका मतलब उसके पास कुछ छुपा हुआ कुछ राज है, और वो राज क्या है? वो राज है सर गुप्त ऊष्मा। वो राज जो है क्या हो जाएगी? गुप्त ऊष्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, और ये लेटेंट हीट क्या है? ये लेटेंट हीट सर फ्रीजिंग की है ना, पिघलने की है, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, या फ्रीजिंग भी इसको बोल सकते हो। चलो यहां पर आ जाओ। सर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, 100 डिग्री का पानी है, 100 डिग्री की भाप है, तो भाप के पास क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और यहीं से इसलिए कॉन्सेप्ट एक और आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से और 100 डिग्री सेल्सियस की अगर भाप आपके शरीर पर गिर जाए, तो आपको ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? तो आप बोलेंगे सर जो है वेपर हमको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वेपर के पास छुपी हुई ऊष्मा है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पर द्रव्यमान भी तो होगा, यहाँ पर द्रव्यमान भी होगा। जो ट्रैप है इस क्वेश्चन का, वो ट्रैप यही है कि सर द्रव्यमान भी तो सेम होगा। 1 किलो पानी को जमाऊंगा तो 1 किलो ही बर्फ मिलेगी, 1 किलो बर्फ को जमाऊंगा तो 1 किलो ही पानी मिलेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये परम सत्य होगा हमारी एवरीडे लाइफ में। ये हमारा एवरीडे लाइफ में ही सक्सेस होगा सर। फिर लेकिन अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों के आइंस्टीन भाई साहब ये चीज बोल कर गए थे, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? कि एनर्जी और मास अलग अलग नहीं है, सेम है। तो अगर आप हीट देंगे
ऑब्जेक्ट के मास में चाहे मिनिमम थोड़ा सा ही सही परिवर्तन तो होगा और वो ज्यादातर केस में बढ़ेगा, तो इसलिए हम बोलेंगे मास कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छा सर, और वॉल्यूम तो आपको पता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रेशर आपको पता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रेप वाला क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने समझा। इसके अलावा आपने इसी में लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन या कन्वेंशन है ना, एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन आपसे पूछा है, तो हम बोलेंगे वाटर स्टोव ऑन अ। अब यहां पर समझना, एक्चुअली में होता क्या है सर, जो हीट होती है वो तीन तरह से आगे बढ़ती है। जो हीट होती है उसका जो ट्रांसफर होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है थ्रू कंडक्शन, एक होता है थ्रू कन्वेक्शन, और एक होता है थ्रू रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब समझते चलना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है भाई साहब, सर कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। जब आप एक लोहे की रोड को इस तरह से आग के ऊपर लगाओगे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि सर थोड़ी देर में जो लोहे की रोड है वो यहां से यहां तक पूरी गर्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सर इसके जो पार्टिकल है, पार्टिकल हीट ले रहे हैं और हीट के कारण वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है। दैट्स व्हाई हमको क्या लग रहा है सर, गर्म लगने लग जाए। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को आप नीचे से ऐसे हीट दे रहे हो, ध्यान से सुनना, तो लिक्विड के जो मोलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सर, एक मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल को नीचे भेजेगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। इस तरह से थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो कि सर जो पानी है वो उबलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बार बार अब आपके मॉलिक्यूल्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ठंडा हो जाए, सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वो नीचे से तुरंत भागकर ऊपर आ रहे हैं। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? लिक्विड में देखने को मिलता है। ठीक है सर, तीसरा, आप लोग जैसे मान लीजिए ठंड का टाइम है, आप लोग दोस्त लोगों ने अलाव लगाया, ठीक है, आपने दोस्त लोगों ने अलाव लगाया और आप यहां पर बैठे हो, तो जैसे आप अलाव के पास बैठने जाओगे तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा पीछे खिसकने लग जाओगे, फिर और पीछे खिसकने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि सर आपके बीच में मीडियम क्या है? हवा है, गैस है या फिर वैक्यूम है, और इसी गैस और इसी वैक्यूम के कारण जब हवा, या सॉरी जब हीट जो है ट्रेवल करती है, तो हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ से हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो कन्वेक्शन हमको पता है, पानी का गर्म करना है ना। चलिए आगे बढ़ो। नारियल का कठोर छिलका बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है सर, डेड जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, तो ध्यान से सुनना, प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं सर। एक होता है आपके पास, ठीक है, इसको मैं नई स्लाइड पर बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और एक होता है परमानेंट टिश्यूज। कौन होता है? परमानेंट। सर मेरिस्टेमेटिक पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं परमानेंट की कहानी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, परमानेंट भी सर दो तरह का, एक होगा सिंपल परमानेंट और एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, चलिए, सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट फिर दो टाइप का, एक होगा आपका जाइलेम और एक होगा आपका फ्लोएम। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, और सर इनका हिंदी में भी नाम यही है, इसको हिंदी में जटिल बोलेंगे, इसको हिंदी में सरल बोलेंगे, इसको हिंदी में स्थाई बोलेंगे, और इसको हम लोग विभाज्योतक बोलते हैं, विभाज्योतक। ठीक है सर, जो सिंपल होता है वो तीन तरह का, ओहो हो, सर क्या बोल रहे हो सर, इतने में तो दिमाग हिल जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तीन तरह का, पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्केलेरेनकाइमा। ठीक है सर, पेरेनकाइमा
जो मिलता है ये स्टेम में मिलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, पेरेनकाइमा ये स्टेम में मिलता है, संचार का काम करता है, सॉरी संचार का नहीं, स्टोरेज का काम करता है, भोजन वगैरह को स्टोर करके रखता है, सीक्रेशन का काम करता है, दूध वगैरह निकलते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा जो होता है ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे पत्तियां, डाल, टहनियां, फल फूल जो होल्ड करके रखते हैं वहां पर। स्केलेरन जो होता है सर, ये डेड सेल होते हैं और ये सिर्फ पौधों को सिक्योरिटी देने का काम करते हैं, जैसे नारियल का बाहरी खोल, ठीक है। अच्छा सर, इस पेरेनकाइमा को अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स में देखोगे, एक्वेटिक प्लांट्स बोले तो सर जलीय पौधों में आप देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें हवा भर जाती है और उसके पेरेनकाइमा को हम बोलते हैं एरेनकाइमा, क्योंकि उसमें एयर भर जाती है, ठीक है। चलिए सर, फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स है जो फ्लो से फ्लोएम और फ से फूड, आपको याद रखना है, ये फूड ट्रांसफर करता है। सर जाइलम का मतलब क्या होता है? ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम जो होता है ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से आपके कितने सारे रूल बन गए, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में आरबीसी, सॉरी, विच ब्लड सेल्स हेल्पिंग इन फाइटिंग इन्फेक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा सर, हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो बच्चे बच्चे को पता है सर, हमारे शरीर में जो है डब्ल्यूबीसी होता है। अब कहानी समझना, आप लोगों ने खीर खाई है, आप लोगों ने खीर खाई है, खीर के अंदर क्या होता है सर? दूध होता है। और क्या होता है सर? दूध के अंदर चावल होता है सर। और क्या होता है सर? मन चल रहा है। चावल के अंदर क्या होता है सर? केसर होती है सर, किशमिश होती है सर, काजू होता है सर, बादाम होता है, हाँ या ना? ये सारी चीजें जो हैं, बस यही आपका खून है, हैं? सर क्या बोल रहे हो सर? तो ध्यान से सुनना, जो दूध है, जो दूध है हमारे शरीर में, ये मैंने नस बनाई है ना। जो हमारे शरीर में दूध है, वो दूध है सर प्लाज्मा। क्या है? दूध का काम करता है प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैरती हैं, ठीक है। कौन तैरती हैं? आरबीसी तैरती हैं। और सर ये जो आरबीसी हैं, इन्हीं आरबीसी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका नाम क्या है? तो पहला नाम है इसका एरिथ्रोसाइट, है ना। इसका केमिकल नेम पूछ लेते हैं, तो आप बोलेंगे एरिथ्रोसाइट होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? वो पूछेगा इनका काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और क्या पूछेगा? वो पूछेगा रेड कलर किसके कारण है, तो आप बोलोगे रेड कलर का कारण है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या पूछेगा सर? ये कहां पर जाकर निपट जाती है, कहां पर जाकर ये मर जाती है? आप बोलेंगे सर आरबी जो है स्प्लीन में, प्लीहा में जाकर मर जाती है, और कितने दिन में? 120 दिनों में मर जाती है। इसीलिए इसीलिए इस स्प्लीन को, बेचारे को, इस स्प्लीन को बदनाम कर दिया है आरबीसी का कब्रिस्तान, हाँ या ना? चलिए, अच्छा और क्या होता है सर? और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी तैरती है ना। सर दूध हो गया, दूध के अंदर ये चावल हो गए लाल कलर के। अब मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की, या व्हाइट ब्लड सेल्स की। इनका काम क्या होता है सर? व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट हो गया, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इनका काम क्या है सर? इनका काम है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करना। इम्यून सिस्टम बोले तो, इम्यून सिस्टम बोले तो सर, इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, फॉरेन पार्टिकल से बचना। सर इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहां पर नहीं होता है, ये पूछते हैं। यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन को जगह चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, और क्या मिलेगा? तो और भाइयों, और यहां पर मिलता है आपके पास प्लेटलेट्स। क्या मिलती है? और मिलती है आपके पास प्लेटलेट्स, ठीक है। और यही जो प्लेटलेट्स होती हैं, इन्हीं प्लेटलेट्स का जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। और यही आपके क्लोटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है, रक्त के थक्के जमाने के कार्य आता है। क्लियर हुआ क्या? और इन्हीं प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है?
डेंगू होता है। क्लियर हुआ? तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए सर एक छोटे से ब्लड से। तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम का काम क्या है? सर लाइसोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेल का ऑर्गन है। ठीक है, लाइसोसोम आपके अवशिष्ट पदार्थ, बिल्कुल सर, ब्रेक डाउन मटेरियल एंड सेल्यूलर डेब्रीज। सर ये क्या करता है? अब यह लाइसोसोम ना बहुत फेमस है, ये लाइसोसोम बहुत फेमस है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका लाइसोसोम, इसका हिंदी में भी नाम जो नाम है वो लाइसोसोम ही है। ठीक है सर, लाइसोसोम का पहला काम, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, इसी जल अपघटक एंजाइम से ये क्या करता है? साफ सफाई करता है। किसी भी बॉडी ऑर्गन में, सेल के ऑर्गन में अगर ये एंजाइम लग गया तो वो मर जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है सर, दूसरा इसका काम क्या है? तो ये इसी को सुसाइड बेग ऑफ सेल बोला जाता है। सुसाइड बेग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। बहुत बहुत बुरा है सर, है ना। तीसरी चीज, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी में। कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, चलिए और बढ़े आगे। चलिए और बढ़े सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, एक मिनट, गोल्जी बॉडी या फिर आपका ईपीआर। ठीक है, दोनों में से मुझे अभी एक कंफ्यूजन है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देन हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट इसका। इसी को हाउस कीपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है सर हमारे सेल के अंदर जो है साफ सफाई का काम करता है। जब भी कोई सेल ऑर्गन जो है काम नहीं करता तो उससे मिलने सबसे पहले कौन जाता है? आपका लाइसोसोम ही जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए इसको हम लोग समझ लेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका रहती है? राइबोसोम और इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम? तो सर राइबोसोम का जो काम है हमारे शरीर में वो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब। अब इसकी कहानी समझना, राइबोसोम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। राइबोसोम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, राइबोसोम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन राइबोसोम से ये बनेगा कि ये कहाँ मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे सर ये ईपीआर पे मिलता है, और ईपीआर में भी ये रफ ईपीआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। दूसरा प्रश्न, सर ये इसका मेन काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, इसी को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। अच्छा सर और क्या पूछेगा? और पूछेगा, इसी को पेलेट पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि पेलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। अच्छा और क्या पूछेगा? सर ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S छोटा होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, 80S बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। राइबोसोम के बारे में चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटीन फैक्ट्री, ईपीआर, ठीक है, पेलेट पार्टिकल हो गया, 70S और 80S हो गया, बढ़िया शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध, अच्छा, व्हाट हैपेंस ऑन द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। चलिए सर आपका रेजिस्टेंस आता है ओम्स लॉ से। जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है आपके ओम्स लॉ से। और ओम का जो नियम है वो क्या बोलता है सर? V इक्वल्स टू आई आर। ओम एक वीर पुरुष था, मैंने आपको बताया रखा है। वीर पुरुष मतलब सर ये विद्युत का काम करता था इसलिए वीर माना जाता है ना, तो V बराबर आई आर याद रखना है। यहां से जो रेजिस्टेंस आता है इसकी एस आई यूनिट पूछता है कभी कभी। तो सर एस आई यूनिट है इसकी ओहम, और इसका सिंबल ये वाला है। और क्या पूछेगा? सर रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? तो ये तार की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तार के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और सर ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे पास एक नई चीज आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहां से बोलता हूं, जब मैं इक्वल का सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ पर रो आएगा, एल अपॉन ए। तो रो इक्वल्स टू मैं बोलूंगा रामलाल। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा रामलाल। और इसी रामलाल से आपको क्या पूछना है, सर ये जो रो है, ये रो है रेजिस्टिविटी। ये जो रो है ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है चालकता होती, सॉरी, प्रतिरोधकता होती है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो है ओम इंटू मीटर। ठीक है, इतनी कहानी आपको ओम के नियम से याद रखनी है। अच्छा, और यहाँ से रेजिस्टेंस के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन करते हो, एक सीरीज करते हो और एक पैरेलल करते हो, तो पैरेलल में जो ओवरऑल इक्विवेलेंट होता है वो घट जाता है, और सीरीज में जो आपका इक्विवेलेंट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे बी लास्ट क्वेश्चन। एक कार विराम अवस्था से 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ रेस्ट टू अ स्पीड इन, अच्छा, एक मिनट, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ये 5 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये होगा इन 5 सेकंड। ये होगा इन 5 सेकंड तक समान रूप से त्वरित होती है। बताइए, तो सर हमको पता है एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, v माइनस यू अपॉन टी। सर वेग में परिवर्तन की दर, हाँ या ना? देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल कितना है सर, 20। इनिशियल कितना है, तो सर देखो कार्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोला है मतलब 0 से शुरू करेगा। अपॉन टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकंड। तो सर अगर मैं 20/5 करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल कर आएगा सर, यही मेरे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया हो, है ना? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही तड़ाकेदार धमाकेदार नए वीडियो में। आप लोग मुझे बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।